नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले 1-1.5 साल से चाइना का जो जिंगजियांग का ऑटोनॉमस रीजन है ये काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है। इसके न्यूज में रहने का कारण बेसिकली ये है कि चाइना ने यहाँ पर कई सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को रन किया है। साथ ही में चाइना ने जो यहाँ पे रहने वाले उइगुर मुस्लिम्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किया है। कई सारी खबरें ऐसी भी सामने आई हैं कि यहाँ पर इनके द्वारा फोर्स लेबर करवाई जाती है, यानी कि बेकारी या फिर बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। और इसी के चलते आपने आई एम श्योर सुना भी होगा, आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात थी जब दुनिया के जाने माने ब्रांड्स सच एज H&M, सच एज नाइकी, इन सभी के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि आपके कपड़ों में जो कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है वो जिंगजियांग के ऑटोनॉमस रीजन में जो लोग फोर्स लेबर कर रहे हैं वो वाली कॉटन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते ये चीज काफी ज्यादा हाईलाइट होने लगी। इस पूरे की पूरी कहानी का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी देश को हुआ है तो वो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान की तरफ काफी सारे बायर्स हैं जो कि जाना शुरू कर चुके हैं और उज्बेकिस्तान को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना शुरू हो चुके हैं। यहां पर उज्बेकिस्तान इज नाउ इमर्जिंग एज अ वेरी बिग कॉटन सप्लायर, क्योंकि कई सारे जो खरीदार थे वो अब चाइना से कॉटन को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है। उज्बेकिस्तान का भी जो इतिहास है यहाँ पर कॉटन को लेकर वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में बातचीत भी आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी की ऐप पे और इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी के माध्यम से। राइट, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली जान लीजिए जिंगजियांग के बारे में। जिंगजियांग बेसिकली चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये जिंगजियांग का ऑटोनॉमस रीजन माना जाता है। ऑटोनॉमस रीजन चाइना में कई सारे और ऑटोनॉमस रीजन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला आपका पूरा का पूरा जो ऑटोनॉमस रीजन है ये तिब्बत का ऑटोनॉमस रीजन है। उसके बाद यहाँ पर आपका पड़ जाता है हांगकांग का ऑटोनॉमस रीजन। तो ऐसे कई तरीके से चाइना ने कई सारे एरियाज को कैप्चर किया हुआ है जिनको कि वो ऑटोनॉमस रीजन कहता है। जिंगजियांग की खास बात यह है कि ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा रिसोर्स रिच रीजन है। इनफैक्ट माना जाता है कि आज की डेट में चाइना का जो सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने वाला इलाका यदि कोई इलाका है तो दोस्तों वो जिंगजियांग का ही रीजन है। नाउ यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बेसिकली उइगुर मुस्लिम्स कहा जाता है। उइगुर मुस्लिम्स, इसके स्पेलिंग ये भी सही है ये भी सही है, दोनों ही स्पेलिंग्स टोटली परफेक्टली राइट है। उइगुर मुस्लिम्स बेसिकली एक टर्किक स्पीकिंग माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है जो कि ओरिजिनेट करते हैं विद द जनरल रीजन ऑफ द सेंट्रल एशिया, और इनके खिलाफ कई सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जो चाइना के द्वारा करी गई हैं। माना जाता है कि इनके खिलाफ बहुत ज्यादा एब्यूज होता है, इनको टॉर्चर भी होता है, इनका रेप भी होता है और कई सारे लोगों को मारा भी गया है। इनफैक्ट ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कि यह बताया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 1 मिलियन से भी अधिक टर्किक उइगुर मुस्लिम्स हैं जिनको कि यहां पर रखा गया है। और चाइना में कई सारी फैक्ट्रीज हैं जहां पर इन पर्टिकुलर लोगों से बेगारी भी करवाई जाती है, फोर्स लेबर करवाई जाती है, यानी कि उनसे काम करवाया जाता है और उनको बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। राइट नाउ ये चीज काफी ज्यादा सुर्खियों में आई। पिछले महीने की बात है, इस महीने भी सुर्खियों में आई थी। आप यहां पे देख सकते हैं मिंट ने इसको कवर किया। H&M फोर्स टू शट 20 स्टोर्स इन चाइना ओवर रिमार्क्स ऑन द जिंगजियांग कॉटन। तो कई सारे जो बड़े बड़े मर्चेंडाइज ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका H&M हुआ, केवल H&M ही नहीं, साथ में अगर आप देखें आपका नाइकी का ब्रांड हुआ, उसके बाद और भी बड़े बड़े ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल रैल्फ लॉरेन का ब्रांड हुआ, अमेरिकन ईगल का ब्रांड हुआ, इन सभी ब्रांड्स के ऊपर ये सभी आरोप लगाए गए थे कि आपके कपड़ों में जो कॉटन इस्तेमाल हो रही है वो असल में जिंगजियांग में वो लोग बना रहे हैं जो कि फोर्स लेबर कर रहे हैं, तो हम आपके कपड़ों को नहीं खरीदेंगे। इसके चलते काफी प्रेशर इन पर्टिकुलर स्टोर्स के ऊपर आ चुका था। इनफैक्ट ये न्यूज अभी जस्ट कल परसों की बात है, ये वाली न्यूज सामने आती है कि फोर्स लेबर उइघुर्स की भी सामने आई थी इन जिंगजियांग बिहाइंड द ग्लोबल सप्लाई ऑफ सोलर पैनल्स। तो ये भी एक बड़ी चीज थी जो कि सामने आई थी कि सोलर पैनल्स में भी जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं वो असल में बेगारी कर रहे हैं। नाउ इसके चलते क्या हुआ कि नाइक और H&M को लेकर बॉयकॉट करने की बात शुरू करी गई। नाउ ऑब्वियसली इस चीज पूरे के पूरे इंसिडेंट को चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। एज यूजुअल चाइना ने सबसे पहले तो ये कहा कि जिंगजियांग में किसी प्रकार का नरसंहार नहीं होता है, ठीक है, आप चाहें तो आके देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि यूनाइटेड नेशंस अगर चाहें तो कल को आके विजिट भी कर सकते हैं और हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे कि ऐसा कुछ जिंगजियांग में नहीं हो रहा है। उसके बाद चाइना ने यह भी कहा कि कोई यहां पर एविडेंस नहीं है ऑफ द फोर्स लेबर, अगर आप चाहें अगेन आके आप जिंगजियांग की पूरी कॉटन इंडस्ट्री को आके देख सकते हैं, किसी प्रकार के मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की बेकारी
नहीं हो रही है। नाउ आप खुद समझदार हैं कि जब इतने सारे आरोप लगा दिए गए हों उसके बाद ये ऑब्वियस था कि इसका इम्पैक्ट तो होना ही था। राल्फ लॉरेन और अमेरिकन ईगल जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स ये यहाँ पर बेसिकली आप ऐसा मान लीजिए जस्टिफिकेशन देते रह गए, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने इसको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। राल्फ लॉरेन कंपनी जो कि दुनिया की जानी मानी कंपनी है, एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है, राल्फ लॉरेन ने कह दिया they do not source any yarn or textiles or products from Xinjiang. Our suppliers are prohibited from using any cotton grown in the Xinjiang region. But as I told you कि इन सब चीजों का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं आगे जाके किसी और देश को मिलना ही था। चाइना के ऊपर कई सारे बैन्स लगाए गए। चाइना के ऊपर जनवरी में यूएसए ने कह दिया कि हम किसी प्रकार की कॉटन, किसी प्रकार के टोमेटो प्रोडक्ट्स को जिंगजियांग से नहीं मंगवाएंगे। और यूएसए के ही पीछे लगते लगते कनाडा और ब्रिटेन ने भी सेम चीज कह दी कि हम भी कॉटन और कोई प्रकार का प्रोडक्ट जो है जिंगजियांग से अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। नाउ इसका फायदा किस देश को हुआ? आपके सामने ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसको कवर किया कि सबसे बड़ा फायदा हुआ है उज्बेकिस्तान, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इस मैप को ध्यान से देखिए। वैसे तो उज्बेकिस्तान का कोई डायरेक्टली बॉर्डर नहीं है चाइना के साथ, बट फिर भी उज्बेकिस्तान के इस पूरे के पूरे इलाके को काफी ज्यादा फायदा हुआ है फ्रॉम द ग्रोइंग बैन्स ऑन द चाइनीज जिंगजियांग कॉटन इंडस्ट्री। बात करते हैं किस तरीके से। देखिए उज्बेकिस्तान दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर तो नहीं है, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उज्बेकिस्तान नंबर 6 पे आता है। नंबर 1 पे हमारा प्यारा भारत है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूएसए, ब्राजील, पाकिस्तान, और नंबर 6 पे आ जाता है आपका उज्बेकिस्तान की कंट्री। उज्बेकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक कॉटन के ऊपर निर्भर करती है और करती भी थी। ये दुनिया का 6th कॉटन प्रोड्यूसर है, 6th बिगेस्ट, और यहां पर इस पर्टिकुलर क्रॉप को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज इसका जो योगदान है उनकी अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा अच्छा है। नाउ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट, उज्बेकिस्तान की भी कहानी बहुत अच्छी नहीं है। उज्बेकिस्तान के ऊपर काफी सारे आरोप लगाए गए थे। उज्बेकिस्तान जो है वैसे तो प्रोड्यूसर उतना बड़ा नहीं है और इसका जो प्रोडक्शन था ये काफी हद तक कम भी हो गया था बिकॉज ऑफ द 2007 कॉटन कैंपेन। असल में क्या था, उज्बेकिस्तान के भी इतिहास में कई सारे आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने भी बहुत बार फोर्स लेबर करवाई है, बहुत बार बेगारी करवाई है। और ये वाले जो आरोप थे ये केवल आज से ही नहीं, लगभग आज से 1 दशक पहले शुरू हो चुके थे। उस टाइम पे हालात इतने खराब थे उज्बेकिस्तान में कि कई सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग थे, फिर भले वो डॉक्टर हों, फिर भले वो टीचर हों, फिर भले वो बच्चे ही क्यों ना हो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उन सभी को ये कहा गया था कि आप जो है कॉटन को उगाएंगे ही उगाएंगे। ये कह दिया गया था, यानी कि उनके ऊपर ये फोर्स कर दिया गया था कि आपको कॉटन को उगाना ही उगाना है और आपको इस कॉटन को लाके सरकार को देना ही देना है। यू हैव टू ब्रिंग इन द कैश क्रॉप। जब ये सब चीजें सामने आने लगी उस टाइम पर ये वाली कॉटन कैंपेन शुरू करवाई गई थी। ये वाली उज्बेकिस्तान की जो कॉटन कैंपेन है ये उज्बेकिस्तान में काम करने वाले कई सारे एक्टिविस्ट ने शुरू करवा दी थी। और जब ये कॉटन कैंपेन शुरू हुई उस टाइम पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल ज़ारा के नाम से, एडिडास के नाम से, इन सभी लोगों ने उज्बेकिस्तान की कॉटन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार किया कि हम उज्बेकिस्तान की कॉटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाउ उज्बेकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा सफर करने लग चुकी थी। कॉटन कैंपेन इतनी ज्यादा हाईलाइट होने लगी, इतनी ज्यादा पिक्चर में आने लगी कि इसको लेकर कई सारी वेबसाइट्स बनाई गई, इसको लेकर कई सारे जो है कैंपेन्स चलाए गए और इसको लेकर यूएन तक भी इसको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग चुका था। यहां पर अगर आप देखें, राइट्स अब्यूजेस परसिस्ट इन द कॉटन प्रोडक्शन इन मेनी कंट्रीज, स्टेट लेड फोर्स लेबर सिस्टम्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन रिमेन इंटैक्ट इन उज्बेकिस्तान एंड इन तुर्कमेनिस्तान। आप चाहें तो इस वेबसाइट को जाके देख सकते हैं, कॉटन कैंपेन के नाम से वेबसाइट है ना। काफी अच्छा सवाल मन में आता है कि एक तरफ चाइना के ऊपर भी सेम आरोप लगा रखे थे और एक तरफ उज्बेकिस्तान के ऊपर भी वही तरह के आरोप लगाए हुए थे, तो उज्बेकिस्तान को इस पूरी चीज का फायदा कैसे होगा? तो देखिए, उज्बेकिस्तान ने असल में अपने देश में काफी सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स शुरू कर दिए थे। ये वाले रिफॉर्म्स उज्बेकिस्तान ने शुरू किए थे 2017 में, और ये वाले रिफॉर्म्स तब शुरू करे गए थे जब उज्बेकिस्तान में सरकार बदली थी। और इन्होंने इस तरीके से रिफॉर्म्स शुरू किए कि किसी प्रकार की चाइल्ड लेबर अब पूरे कंट्री में नहीं होगी। और इन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी बच्चे यहां पर चाइल्ड लेबर कर रहे थे वो सारे के सारे वापस स्कूलों में भेजे जाएंगे। इनफैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि फोर्स्ड लेबर को हम खत्म करने के लिए कॉटन फार्म्स का प्राइवेटाइजेशन शुरू कर देंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम ILO की जो कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो कन्वेंशंस हैं, उनको भी हम साइन कर देंगे।
इमीडिएटली उज्बेकिस्तान ने 2017 में इन कन्वेंशंस को साइन कर दिया और आईएलओ को ये कह दिया कि आप चाहें तो हमारी कंट्री में आके निगरानी भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कंप्लीटली चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में हमारे यहाँ किसी प्रकार का ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर न्यूज की टाइम स्टैम्प देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आईएलओ रिपोर्ट सेज उज्बेकिस्तान मेकिंग प्रोग्रेस ऑन लेबर रिफॉर्म्स, ऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड लेबर हैज बीन फेज्ड आउट। तो कई सारे सुधार उज्बेकिस्तान के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। आपको बता चुका हूं कॉटन फार्म्स को इन्होंने ऑलरेडी प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन एज अ रॉ मटेरियल also gradually being moved up the value chain in order to produce the garments. इनफैक्ट चाइल्ड लेबर की प्रथा को खत्म करते हुए 2014 में इन्होंने कम से कम 20 लाख बच्चों को वापस स्कूल भेजा सो दैट वो शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो कई सारे बड़े बड़े रिफॉर्म्स थे जो कि यहाँ पे उज्बेकिस्तान के द्वारा लिए गए थे। इसी के चलते उज्बेकिस्तान की स्थिति आज काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और यहीं पर अगर आप देखें, क्योंकि उज्बेकिस्तान ने रिफॉर्म्स लेना शुरू कर दिए थे, चाइना के ऊपर आज आरोप लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उज्बेकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। उज्बेकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री को लेके वहां पर कई सारे अधिकारी ये मानते हैं कि उज्बेकिस्तान में अब एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आने वाला है ऑफ द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 18 to 24 months। तो चाइना के ऊपर जो नेगेटिव चीज हो रही है उसका फायदा हो रहा है, उसकी पॉजिटिविटी का फायदा हो रहा है उज्बेकिस्तान को। इनफैक्ट यहां पर एक इंसान ने यह भी कहा, व्हाट इज हैपनिंग इन जिंगजियांग नाउ is in fact a window of opportunity for Uzbekistan. We are seeing a sharp increase from large MNCs and multinational brands expressing their interest to source from Uzbekistan as they were concerned with the exposure in China. तो चाइना का सीधा सीधा फायदा अब उज्बेकिस्तान को हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो अभी आगे टाइम है, देखना बाकी है कि एग्जैक्टली उज्बेकिस्तान को क्या क्या ऑर्डर्स यहाँ पे सामने आते हैं, लेकिन उज्बेकिस्तान का यह भी मानना है कि आगे जाकर शायद चाइना भी उज्बेकिस्तान से कॉटन को इंपोर्ट कर सकती है, बिकॉज चाइना का जो जरूरत है कॉटन का वो बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट पिछले साल की ही बात है, चाइना ने लगभग 2.16 मिलियन टन ऑफ कॉटन को इंपोर्ट किया है और जिसमें से 45% कॉटन जो है वो यूएसए से आई थी। काफी आयरॉनिक बात है कि एक कंट्री जो कि इतनी बड़ी कॉटन की प्रोड्यूसर है वो भी कल को उज्बेकिस्तान से ही अपना कॉटन को इंपोर्ट करवाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन यदि आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आज आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 25% प्लस 10% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो ऑफर था, मेगा सब्सक्रिप्शन का जो ऑफर था दोस्तों, उसका आज आखिरी दिन है। मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर बेसिकली ये था कि अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 16 महीने की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। लेकिन अब ये कह दिया गया है कि ये वाला ऑफर आज खत्म हो रहा है, आपको 1 साल में 1 साल का ही सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा। तो यदि आप अनअकैडमी पे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को बाय कर लें। कई सारे नए बैचेस हैं, शुरू होने वाले हैं आज। इनफैक्ट 19 मई को ये 3 बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं। किसी भी बैच में आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड ANIUPSC। कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, प्लस कोर्स हो, आइकॉनिक कोर्स हो, तो यहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सेम गोज फॉर द ऑप्शनल ऑल्सो, सेम गोज फॉर एनी अदर एग्जाम। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यूजिंग माई कोड आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.